नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, समाजशास्त्र के प्रवक्ता के लिए जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमको पढ़ना था, टॉपिक ये पढ़ना था। पिछले वीडियो लेक्चर में हम हर्बर्ट स्पेंसर ही चल रहा था, इस वीडियो लेक्चर में हर्बर्ट स्पेंसर ही चलेगा। हर्बर्ट स्पेंसर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। तो हम आज इसी टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। theory of social evolution। यहां से प्रश्न हर्बर्ट स्पेंसर टॉपिक को यदि चूज किया जाता है, यदि पेपर सेट करने वाला प्रश्न बनाता है तो यहां से प्रश्न जरूर बनाता है। तो साथियों देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हम सारा जितनी भी स्टोरी थी सब मैं बता चुका था। हर्बर्ट स्पेंसर का जो ये थियरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन है, यानी कि सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो बेसिकली आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन से प्रेरित है। चार्ल्स डार्विन से प्रेरित है। इस नियम को प्रस्तुत करने में वो चार्ल्स डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और जो चार्ल्स डार्विन का जो प्राणिशास्त्रीय उद्विकासीय सिद्धांत है, प्राणिशास्त्रीय यानी बायोलॉजी जिसे बोलते हैं, उद्विकासीय सिद्धांत जो है उससे बहुत प्रभावित हैं। इनका इस पे बहुत प्रभाव पड़ा। एक डार्विन की जो कृति है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दरअसल हर्बर्ट स्पेंसर साहब डार्विन के इस रचना को बहुत अच्छे से पढ़े थे और इन्होंने इस चीज़ को ये चीज़ समझ गए थे कि जिस तरह से इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने जीवों के उद्विकास की बात बताया है, तो चूंकि कहते थे ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब कहते थे कि चूंकि इस समाज का जो निर्माण हुआ है, वह जो सोसाइटी है, सोसाइटी का निर्माण जो है, समाज का निर्माण हुआ है, वह मनुष्यों से हुआ है। तो चूंकि मनुष्य सजीव है, मनुष्य क्या है? सजीव है, और ये जीव के विकास की बात कर रहा है, तो इसीलिए जिस तरह से इसका विकास हो रहा है ठीक उसी तरह से इसका भी विकास होना चाहिए। शुरू में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने सोचा था अपनी थियरी देने से पहले, जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो पढ़ रहे थे। मैं आपको एक टेक्स्ट बुक की बात बता रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ मुखर्जी पढ़ेंगे, या एक आती है गोरखपुर विश्वविद्यालय में चलता है, मुझे तो नाम नहीं याद आ रहा है थिंकर का, तो उनकी भी किताब दोषी एंड जैन भी आप पढ़ेंगे तो भी आपको, हालांकि दोषी एंड जैन में ये बातें नहीं मिलेंगी, बस ये मिलेगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से प्रभावित थे, चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे। तो उन्होंने इस बात को कोरिलेट किया कि जीव के उद्विकास को समाज के उद्विकास से कोरिलेट किया, जीव के उद्विकास को समाज के उद्विकास से क्या किया? कोरिलेट किया, समाज के उद्विकास से कोरिलेट किया। और इसमें कमोबेश बहुत हद तक सफलता भी इनको मिला, और यही काम इनको समाजशास्त्र के जगत में, इतिहास के जगत में इनको क्या कर दिया? अमर बना दिया साथियों। और यही वजह कि आज हम देखिए बैठ के इनको पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम देखेंगे, दरअसल इन्होंने
जो ये सिद्धांत लिया था डार्विन से, तो डार्विन का मानना ये था कि प्रारंभ में प्रत्येक जीव इन इनिशियल स्टेज, है ना, इन इनिशियल स्टेज अर्थात प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक जीव, साथियों, प्रत्येक जीव अपने सरलतम अवस्था में होती है, अपने सरलतम अवस्था में होती है। और प्रत्येक जीव अपने सरलतम अवस्था में होती है तथा प्रत्येक जीव, इसके जो जीव के भिन्न अंग, विभिन्न अंग हैं, वो एक दूसरे से इस तरह से मिले हुए रहते हैं इसी में कि वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं हमको, भले आगे चल करके दिखाई देते हैं। जैसे बीज में वृक्ष छुपा हुआ है साथियों, बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, उसमें निहित सन्निहित है, किंतु अभी नहीं दिखाई दे रहा है। समय जब आएगा तो दिखाई देगा, उसके पत्तियां दिखाई, तना दिखाई देंगे, पत्तियां दिखाई देंगी, सब चीज़ अलग होता जाएगा। तो डार्विन साहब का कहना था कि प्रारंभ में प्रत्येक जीव जो है, जो जीवित जीव है, जीव के मतलब जीवित जीव, वो सरल होती है, अपने सरलतम रूप में होती है, अर्थात सरल होती है। और दूसरा वो बोलते हैं कि इस प्रत्येक जो जीव हैं, इन जीवों के जो अंग हैं वो एक दूसरे के साथ घुले मिले होते हैं और उन्हें हम परस्पर अलग नहीं कर सकते, और न ही उनका कोई निश्चित स्वरूप होता है, उनका कोई एक फिक्स स्वरूप भी नहीं होता कि जिससे हम आंक लें ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। आ रही बातें समझ में? लेकिन धीरे धीरे उनका कहना है कि जैसे ही समय बीतता है, धीरे धीरे उस वस्तु के विभिन्न अंग पृथक होने लगते हैं। जैसे देखिए, मानव शुरू में क्या होता है, एक भ्रूण होता है, भ्रूण से उसका विकास बच्चे में होता है, गर्भ में पलता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके एक एक चीज़ अंग दिखाई देने लगते हैं, सब चीज़ विकसित होते हैं गर्भावस्था में। लेकिन शुरू में क्या होता है, एक प्रकोष्ठ, सोशियोलॉजी किताबों में कोष्ठ लिखा हुआ है, अर्थात इसको बोलते हैं सेल, बोलते हैं कोशिका, बोलते हैं। एक सेल होता है। आप जानते हैं कि मदर और फादर, इन दोनों के संयुग्मन से जब जाइगोट का निर्माण होता है, जो बायोलॉजी पढ़े हैं, मतलब इसको समझिए एक तरह से भ्रूण का निर्माण होता है ना। तो भ्रूण का बाद में क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है तब धीरे धीरे अंग एक एक विकसित होने लगते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं, उसका सिर दिखाई देने लगेगा, उसका फिर पाँव दिखाई देने लगेगा बच्चे का। तो इस तरह से क्रमिक रूप से धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है, स्पष्ट होता है, इसके अंग स्पष्ट होते हैं और एक दूसरे से अलग होते रहते हैं। हाथ से पैर अलग हो जाएगा, सब चीज़, पेट अलग हो जाएगा, मुंह अलग अलग स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और साथ ही साथ उसका स्वरूप धीरे धीरे क्या हो जाता है, निश्चित होने लगता है। आ रही बातें समझ में? डार्विन साहब इस बात को समझाने के लिए वो एक वनस्पति शास्त्र का सहारा लेते हैं और वो बताते हैं कि प्रारंभ में जो एक बीज होता है, सीड जो होता है, जो बीज होता है, देखेंगे साथियों, वो बहुत सरल होता है। सरल का मतलब उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। आप देखेंगे गेहूं का बीज यदि लेंगे, आप देखेंगे ऐसे होता है, और इसके जो विभिन्न अंग है, जैसे बीज के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, जो भी आप कह लीजिए, तो ये जो इसके विभिन्न अंग हैं, कौन, बीज के विभिन्न अंग हैं, ये बीज के विभिन्न अंग है साथियों, बीज के विभिन्न अंग हैं। तो ये जो बीज के विभिन्न अंग हैं साथियों, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, जो भी कहिए, ये अलग अलग नहीं होते हैं। ये शुरुआती अवस्था में अलग अलग नहीं होते हैं। अपने सरलतम अवस्था में जब रहेंगे तो एकीकृत फॉर्म में रहेंगे। एक शब्द ध्यान देंगे, एकीकृत या समुच्चय। हर्बर्ट स्पेंसर का जब थियरी ये पढ़ेंगे तो ये शब्द, इस शब्द से एक प्रश्न बना है, बहुत खूबसूरत प्रश्न बना है। इस शब्द पे गौर करेंगे, एकीकृत या समुच्चय, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेट या इंटीग्रेटेड, है ना। तो कह रहा है कि ये जो बीज है अपने आरंभिक अवस्था में बड़े सरल अवस्था में होता है और इसके अंग एक दूसरे से स्पष्ट नहीं होते हैं, एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं।
आ रही बातें समझ में? अलग अलग नहीं होते हैं, अर्थात उसमें अभिन्न समानता होती है। पर धीरे धीरे समय जैसे से बीतता जाता है, इनका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। जब इस बीज का विकास होता है तो विकास के साथ साथ वो क्या हो लेते हैं, वे अंग धीरे धीरे उनमें देखेंगे आप, उनमें जर्मिनेशन दिखाई देने लगेगा। ऐसे सीड में देखें, चने में ऐसे अंकुरण व्हाइट कलर का दिखता है, जो विटामिन ई का बहुत ज़बरदस्त स्रोत होता है। तो इस तरह से फिर उसमें धीरे धीरे पौधा निकलने लगता है, फिर पत्तियां निकलने लगती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे इस बीज से अंग जो है स्पष्ट हो जाता है और उसमें भिन्नता दिखाई देने लगती है, और साथ ही अलग अलग जो अंग हैं उनका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि बंटवारा हो जाता है। जिस तरह से देखेंगे मानव का क्या होता है, हाथ होता है, पैर होता है, आँख होता है, नाक होता है, कान होता है, तो सबका अपना अपना अलग अलग जो काम होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, अर्थात लेबर डिवीजन, लेबर जो होता है उसका डिवीजन हो जाता है, श्रम का बंटवारा हो जाता है। अब देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ की जो श्रम विभाजन है साथियों, यहीं से प्रश्न बनता है एनटीए में। जो प्रोफेसर वगैरह हैं जो पेपर सेट करते हैं वो यहाँ से प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं कि लड़का यहाँ से सोचा है कि नहीं सोचा है। जो श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ जो श्रम विभाजन है हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास की थियरी में, थियरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन में, थियरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन अर्थात सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत में जो श्रम विभाजन है, यहाँ श्रम विभाजन का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी अंग दूसरे से पूर्णतया पृथक या उनसे परे होता है, बल्कि वास्तव में विभिन्न अंगों में क्या होता है, आपस में सदैव संबंध बना रहता है। तभी तो पत्ते, जो पत्तियां हैं वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं, नीचे से तने क्या करते हैं, तने से क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, आप लोग नाम सुने होंगे। एक जगह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। आ रही बातें समझ में? तो जो सबका काम भले अलग अलग बंटा हुआ है, लेकिन इनमें आपस में क्या है, आप काम बंटवारा होने के बावजूद भी आपस में अंतर संबंधित है, अंतः संबंधित है, यानी कि अंतः संबंध है और अंतः निर्भरता है, एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है वो। आ रही बातें? इंटीग्रेटेड है, समुच्चय है। तो एक दूसरे पर यहाँ दो चीज़ देंगे। यहाँ पर जो श्रम विभाजन है वो श्रम विभाजन तो कार्यों का बंटवारा भले है, लेकिन कार्यों का बंटवारा के बाद क्या है, ये अंतः संबंध पाया जाता है, एक अंगों का दूसरे से संबंध होता है, अंतः संबंध। और दूसरा चीज अंतः निर्भरता। क्या चीज? अंतः निर्भरता बनी रहती है, अंतः निर्भरता बनी रहती है। आ रही बात है? यानी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। श्रम विभाजन का यहाँ गलत अर्थ कभी कोई नहीं समझेगा। यहाँ श्रम विभाजन का यहाँ पे अर्थ नहीं है, यह नहीं है कि कोई भी अंग दूसरे से पूर्णतया अलग है और उनसे परे है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ऐसा इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है ना। यहाँ पे इसका अर्थ ये है श्रम विभाजन का कि जितने भी जीव के अंग हैं वो परस्पर आपस में अंतः संबंधित हैं तथा अंतः निर्भर है ना। आ रही बात है? इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से बॉक्स बना करके इसको लिख लीजिएगा यहाँ कि पूछता है सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत में श्रम विभाजन का तात्पर्य क्या है, अंगों से पूर्णतया पृथक होना या अंगों में सदैव अंतः संबंध एवं अंतः निर्भरता बना रहना। ऐसे करके स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा और आप समझे नहीं रहेंगे तो यहाँ श्रम विभाजन का अर्थ है अंतः संबंध और अंतः निर्भरता बना रहना, यहाँ अर्थ है, ये दोनों चीज़ बना रहता है इस श्रम विभाजन में। आ रही बात है? उद्विकास की दरअसल यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है। डार्विन साहब क्या कहते हैं कि उद्विकास की जो ये प्रक्रिया है, अभी समझिए कि हर्बर्ट स्पेंसर साहब चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब पढ़ रहे हैं, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। आ रही बातें समझ में? तो जो उद्विकास है, उद्विकास की यह प्रक्रिया, उद्विकास की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर कंटिन्यू।
निरंतर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है। अर्थात उद्विकास क्या है? उद्विकास में सततता का गुण पाया जाता है, कंटिन्यूटी, सततता एक कॉन्सेप्ट बन गया। उद्विकास में क्या गुण पाया जाता है? कि उसमें सततता जारी रहती है, बरकरार रहती है, कंटिन्यूटी जिसे बोलते हैं, कंटिन्यूटी। आ रही बातें? उद्विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है साथियों? प्राणियों में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। यदि यहाँ से उद्विकास के बाद यहाँ चला गया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि यहाँ इतना हो तो यहाँ भी इतना होगा, गलत, ऐसा नहीं होता है। यदि यहाँ इतना है तो यहाँ क्या होगा? इतना हो जाएगा। यानी परिवर्तन अवश्यंभावी है। उद्विकास, तो एक पॉइंट नोट करेंगे कि उद्विकास नोट हो जाए, नोट कीजिए। एक पॉइंट ये हो गया कि उद्विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ऊपर हम लोग देख लिए। दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे कि उद्विकास के दौरान, लिखिए, उद्विकास के दौरान प्राणी में यानी जीव में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाता है। यानी परिवर्तन मस्ट है, बहुत जरूरी है ना। डार्विन ये भी बात कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्राणी अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। डार्विन ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्राणी, आप देख लीजिए जंगलों में, देखिए जब आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते समय थोड़ी आंखें खोल करके आप लोग पढ़िए, डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो देखते हैं कि एक हिरनी होती है, अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। एक हाथी के झुंड देखते हैं कि किस तरह से वहाँ जब बेबी बर्थ होता है तो किस तरह से उनका जो हाथियों का जो समाज है वो आपस में एक सुरक्षा का घेरा डाले, ताकि वहाँ पे शेर या इस तरह से जंगली जानवर उनके बच्चों को खाने के लिए आतुर रहते हैं। उनके गंध से तुरंत आसपास के इलाके से आ जाते हैं। तो वो निरंतर संघर्ष करता रहता है, हर एक जीव। आप देखिए घर में, देखिए इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ऊपर मैं देख रहा हूँ कि छिपकली है, कीड़े, लाइट के उजाले में कीड़े आ रहे हैं और कीड़ों को खाने के लिए छिपकली आ रही है। हर एक जगह संघर्ष है, दुनिया का हर एक प्राणी संघर्ष कर रहा है। मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, देखिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कहने का सेंस है निरंतर संघर्ष करता रहता है। ये डार्विन कहते हैं, उद्विकास के नियम में डार्विन समझाते हैं कि प्रत्येक प्रकार का प्राणी, इसको भी नोट करेंगे, प्रत्येक प्रकार का प्राणी, चाहे छोटा से छोटा जीव हो चाहे बड़ा से बड़ा जीव है, तो प्रत्येक प्रकार का जीव या प्राणी अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, अपने अस्तित्व को, शब्द बरकरार रख लीजिए, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वह निरंतर संघर्षरत होता है, वह निरंतर संघर्ष करता रहता है, संघर्ष करता रहता है। अर्थात संघर्ष की प्रक्रिया क्या है साथियों? ये भी कंटिन्यू है। उद्विकास की प्रक्रिया में डार्विन इस बात को समझा रहे हैं, जैविक उद्विकास की प्रक्रिया में। और साथियों ये कहते हैं कि इस प्रक्रिया में, संघर्ष की इस प्रक्रिया में, ध्यान देंगे, कहते हैं कि संघर्ष की इस प्रक्रिया में जो दुर्बल जीव है, देखिए कमजोर हिरन वगैरह वो मर जाते हैं, शेर का शिकार हो जाते हैं, शेर उनका शिकार कर लेता है। तो संघर्ष की इस प्रक्रिया में जो दुर्बल जीव है, कोरोना में देखिए जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग थे वो गायब हो गए। तो संघर्ष की इस प्रक्रिया में जो दुर्बल जीव हैं, आ रही बातें साथियों, जो दुर्बल जीव हैं या कमजोर जो जीव हैं
वो खुद ब खुद मर जाते हैं, है ना, या प्रकृति उन्हें मार देती है। प्रकृति का मतलब वही हुआ, प्रकृति उन्हें क्या करती, दुर्बल जीव को प्रकृति उन्हें मार देती है। जो दुर्बल जीव हैं प्रकृति उन्हें मार देती है, या मारने के लिए चुन लेती है। यही साथियों प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत है इनका, प्राकृतिक प्रवरण का नियम है, प्राकृतिक प्रवरण का नियम है। और इस तरह से चयन की इस प्रक्रिया के द्वारा समस्त अयोग्य या दुर्बल जो जीव हैं उनका खात्मा होता है, अर्थात वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर बचता कौन है, जो योग्य है, जो सबल जीव है, जो मजबूत है, जो सशक्त है। इसी को बोलते हैं वो योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता बोलते हैं। अर्थात चुनाव कैसे होता है, प्राकृतिक प्रवरण के द्वारा। दुर्बल का चुनाव प्राकृतिक प्रवरण के नियम के हिसाब से होता है, और जो बच जाते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता, अर्थात जो योग्य होते हैं वही क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। आ रही बातें समझ में। अयोग्य प्राणी नष्ट हो जाते हैं और केवल सबसे योग्य प्राणी का ही अस्तित्व बना रहता है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने अपने उद्विकासी सिद्धांत को क्या किया साथियों, समझाया था। आ रही बात है। इसी सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने अपने उद्विकासी नियमों को प्रतिपादित किया था, और इन्हीं नियमों के आधार पर स्पेंसर साहब अपने सामाजिक उद्विकास के नियम को प्रतिपादित किया और इसको भौतिक जगत पे लागू किया। ध्यान देंगे, भौतिक जगत से मुद्दा है, भौतिक जगत पे इसको लागू किया, समाज पर, भौतिक जगत पे इसको लागू किया। आ रही बात है। भौतिक जगत पे इसको, इनका कहना था, स्पेंसर साहब का कहना था, ये लाइन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से ध्यान देंगे। इनके अनुसार, स्पेंसर के अनुसार लिखिए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। स्पेंसर के अनुसार भौतिक जो जगत है साथियों, जो भौतिक जगत है, जो भौतिक जगत है, या इसको हम दृश्य जगत भी बोल सकते हैं, जो दिखाई देता है, या दृश्य जगत या पदार्थ आप कह लें, है ना। सॉरी, एक चीज गलत हो गया, सॉरी। स्पेंसर के अनुसार जो भौतिक जगत, ये आप आपको दिखाई दे रहा है, जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, या दृश्य जगत, भौतिक जगत या दृश्य जगत जो है, यह जो है दो चीज़ों से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, दो चीज़ों से बना हुआ है, एक पदार्थ से और दूसरा शक्ति से। एक मैटर है ये, एक एनर्जी है। एनर्जी है। आ रही बातें। तो कहता है कि जो भौतिक जगत है साथियों, ये जो भौतिक जगत है ये इन्हीं दोनों से बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ और शक्ति से बना हुआ है। इन दोनों के सम्मिलन से ये भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। साथियों थोड़ा सा आपको, यदि थोड़ा सा भी फिजिक्स की जानकारी आपको होगी तो बिग बैंग की थियरी जो है, ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ था, तो कमोबेश आप देखेंगे यहाँ यही बातें घूम फिर के आ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्रह्मांड की संरचना, जगत की संरचना के बारे में बात हो रहा है। ठीक ऐसे ही है, वहीं से आया है ये भी। तो ये कहते हैं कि भौतिक जो जगत है या जो दृश्य जगत है, पदार्थ और शक्ति से क्या बना, पदार्थ और शक्ति के सम्मिलन से बना है, इसके कंपोजिशन से बना, संगठन से बना है, इन दोनों के मिलने से ये बना है। आ रही बात है। और ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पे आधारित हैं।
ये दोनों मतलब कौन? पदार्थ और शक्ति। ये अर्थात पदार्थ और शक्ति अपने अस्तित्व के लिए दोनों एक दूसरे पर क्या है? आश्रित हैं। यानी इन दोनों में अर्थात पदार्थ और शक्ति अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक दूसरे पर, तो देख लिए अंतर निर्भरता होगा कि नहीं साथियों? एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित है, अपने अस्तित्व एक दूसरे पे आश्रित है। अब देखेंगे, अब हम अर्थात पदार्थ और शक्ति, पदार्थ और शक्ति अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पे आश्रित हैं। पदार्थ और शक्ति अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो शक्ति की एक विशेषता है, जो पदार्थ है उसकी भी अपनी एक विशेषता है, जो शक्ति है उसकी भी अपनी एक विशेषता है। तो जो शक्ति की विशेषता है साथियों, जो शक्ति की विशेषता है, एनर्जी जिसे बोलिए, पावर जिसे बोलिए, शक्ति की विशेषता है कि यह सदैव गतिमान रहती है। इसकी विशेषता क्या है? गतिशीलता, सदैव गतिमान रहती है। सदैव गतिमान अर्थात गतिशीलता इसकी विशिष्ट लक्षण हो गया, गतिशीलता। आ रही बात है साथियों? और इसकी विशेषता में कभी कोई अंतर नहीं आता और न कभी इसका विनाश होता है। ये ध्यान देंगे, शक्ति कभी आप सुने होंगे कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, सुने हैं ना? तो यह भी कह रहा है कि ये नष्ट नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होता है। आ रही बात है? इसका विनाश नहीं होता। अर्थात जो शक्ति है गतिमान होने के साथ साथ शाश्वत भी है। तो शक्ति क्या है? गतिशीलता मतलब गतिमान, गतिमान के साथ साथ क्या है वो? गतिमान के साथ क्या क्या है साथियों? शाश्वत है। गतिमान के साथ साथ शाश्वत भी। शक्ति गतिमान के साथ साथ क्या है? शाश्वत है। आ रही बात है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि शक्ति गतिमान के साथ साथ क्या है? शाश्वत है, गतिमान भी है और शाश्वत भी है। अब हम देखेंगे पदार्थ की विशेषता। पदार्थ की विशेषता क्या है? पदार्थ की विशेषता में यहाँ आता है कि उसी प्रकार पदार्थ का भी विनाश नहीं होता, अर्थात पदार्थ भी क्या है? शाश्वत है। पदार्थ भी शाश्वत है। कह रहा अंतर बस इतना होता है, कह रहा अंतर बस इतना होता है कि इसका स्वरूप बदल जाता है, पदार्थ का स्वरूप बन जाता है। शक्ति का भी अंतर यही होता है कि इसका स्वरूप बदल जाता है। आप देखे होंगे गतिज ऊर्जा किस में बदलती है? स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज व गतिज ऊर्जा किसी और अन्य ऊर्जा में। जैसे देखिए इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ। इस समय मैं बोल रहा हूँ तो साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। कहाँ से आया? जैव ऊर्जा से आया। मैं खाना खाया, मुझे ऊर्जा आया, है ना? तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है साथियों। एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये उसकी विशेषता है। अब हम देखेंगे साथियों, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, कोई पदार्थ, जैसे मान लीजिए कोयला एक पदार्थ है ना, किताब में कोयले का उदाहरण दिया हो तो मैं कोयला आपको बता रहा हूँ। जैसे कोयला है, कोयला के जलने के बाद वो क्या बदल जाता है? राख में। तो पदार्थ तो खत्म नहीं हुआ ना, पदार्थ तो है ही। जिस कंपोनेंट से कोयले का निर्माण हुआ तो कंपोनेंट यहाँ भी है। आप देखेंगे जिस कंपोनेंट से इसका निर्माण हुआ तो कंपोनेंट यहाँ भी है, बस इसके स्वरूप में अंतर हो गया है कि ठोस है और ये भी ठोस है, लेकिन ये कंजुगेटेड फॉर्म में है और ये बिखरे हुए फॉर्म में है। राख हो गया ना ये। आपको मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की क्लास में मैं बताया था फ्लाई एश कार्यक्रम, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ का जिक्र भी किया था, फ्लाई एश। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि पदार्थ का जो गुण है, जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ
तो पदार्थ का जो गुण है उसका गुण क्या है? उसका गुण है साथियों कि यह शाश्वत है। आ रही बात है? शाश्वत के साथ साथ इसकी विशेषता क्या है कि इसके स्वरूप में परिवर्तन होता है ना? इसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, इसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, इसके स्वरूप में क्या होता है? परिवर्तन। इस प्रकार हम देखेंगे, इस प्रकार हम देखेंगे इन्हीं सब चीज़ों को समझ करके हर्बर्ट स्पेंसर साहब एक कॉन्सेप्ट निकाले, एक कॉन्सेप्ट निकाले। क्या कॉन्सेप्ट वो था साथियों? देखेंगे। एक इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला, यहां नोट करके लिखेंगे। इस प्रकार स्पेंसर उद्विकास के संबंध में साथियों, ये कहीं पुछल्ले टाइप में किताबों में कहीं जिक्र नहीं है। ये जो गाइड टाइप में किताबें हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसका जिक्र है, यहाँ से प्रश्न भी बनेगा साथियों। इस प्रकार स्पेंसर उद्विकास के संबंध में तीन प्रमुख सिद्धांत को बताते हैं। तीन प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अब साथियों ये चीज़ प्रश्न ऐसे पूछ देगा आपको कि स्पेंसर उद्विकास के संबंध में जिन तीन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, निम्न में से इनमें कौन शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दे देगा। 3 वही सिद्धांत रहेगा, एक जो सिद्धांत में शामिल नहीं रहेगा उसको दे देगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? देखिए मैं प्रश्न भी बनाऊंगा यहाँ से, अभी देखिए मैं प्रश्न भी बनाऊंगा। 3 प्रमुख सिद्धांत है। प्रथम सिद्धांत क्या कहता है साथियों? प्रथम सिद्धांत क्या कहता है? प्रथम सिद्धांत ये कहता है साथियों कि शक्ति शाश्वत है। क्या कहता है? जो शक्ति है वो शाश्वत है। आ रही बात है? क्लियर हो गया? द्वितीय क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि पदार्थ भी शाश्वत है, पदार्थ का विनाश नहीं होता, अर्थात पदार्थ भी शाश्वत है, पदार्थ का विनाश नहीं होता है। तृतीय सिद्धांत क्या कहता है? तीसरा सिद्धांत क्या कहता है साथियों? कि प्रत्येक चीज में या प्रत्येक वस्तु में गति होती है, प्रत्येक चीज में एक गति होती है। साथियों आज ये विज्ञान ने साबित कर दिया, दुनिया का हर एक एटम है, परमाणु है, तो परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है हमेशा। चाहे कोई कितना भी छोटा पार्टिकल हो, आपको नंगी आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परमाणु होता है। जैसे मैं ये पेंसिल पकड़ा हूँ जिससे लिख रहा हूँ, तो पेंसिल है, इसका भी अपना एक एटम है। इस एटम परमाणु का नाभिक है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, तो ये हमेशा चलता रहता है, चक्कर काटता रहता है। तो अब देखिए कह रहा है प्रत्येक चीज़ में एक गति होती है, यही गति की बात कर रहा है। केमिस्ट्री है, देखिए सोशियोलॉजी इतना आसान विषय नहीं है। अगस्त काम्टे ने जब विज्ञानों का वर्गीकरण किया था तो सबसे नीचे इसको सोशियोलॉजी को रखा था, कहा कि सबसे कठिन विषय है समाजशास्त्र। यानी कि आपको रसायन शास्त्र नहीं आता, फिर यह बात आपको नहीं समझ में आता प्रत्येक चीज़ में गति होती है। प्रत्येक चीज़ में क्या होती है? एक गति होती है। आ रही बातें साथियों? तो ये 3 जो सिद्धांत है, इस प्रकार स्पेंसर उद्विकास के संबंध में 3 प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करते हैं। प्रथम शक्ति शाश्वत है साथियों। प्रथम क्या चर्चा करते हैं? शक्ति शाश्वत है। दूसरा क्या चर्चा करते हैं? पदार्थ का विनाश नहीं होता है, यानी पदार्थ भी शाश्वत होता है। तृतीय प्रत्येक चीज में गति होती है। आ रही बातें समझ में? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा साथियों? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकास के संबंध में
तीन प्रमुख सिद्धांतों, हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकास के संबंध में तीन प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? शक्ति शाश्वत है, पदार्थ का विनाश नहीं होता है, प्रत्येक चीज में गति होती है। तीन तो रहेगा तो 100% सही हो जाएगा। ये तो तीन है ही है। जो चौथा ऑप्शन कोई डाल देगा ये फला, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न के प्रारूप पे भी आप बना लीजिएगा प्रश्न, अपने कॉपी में क्वेश्चन बना करके लिख लीजिएगा। लाइए चर्चा ही कर दे, प्रश्न ही बना देता हूँ। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सिद्धांत, स्पेंसर के उद्विकास के संबंध में प्रस्तुत सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं है। ए ऑप्शन शक्ति शाश्वत है, बी ऑप्शन पदार्थ का विनाश नहीं होता है, सी ऑप्शन प्रत्येक चीज में एक गति होती है, डी ऑप्शन जीव संभावनाओं का द्वार है। जानते हैं साथियों क्या आंसर होगा? हालांकि मैं डी ऑप्शन बहुत सटीक नहीं सेट कर पाया हूं। सटीक सेट करने के चक्कर में बहुत टाइम लग, सटीक होना चाहिए। जीवों के अंगों में परस्पर सामंजस्य का अभाव होता है। देखेंगे साथियों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब यही संबंधित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा एक सिद्धांत स्पेंसर को दूसरा संबंधित प्रस्तुत सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो साथियों शक्ति शाश्वत है तो संबंधित है ही है, पदार्थ का विनाश नहीं होता है भी संबंधित है, प्रत्येक चीज़ में एक गति होती है भी संबंधित, यही संबंधित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। आ रही बात है, इस तरह से प्रश्न आपके पैरे से बनते हैं। अब देखेंगे साथियों, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे, ये तीन जो सिद्धांत थे साथियों, ये तीन जो ऊपर आपने सिद्धांत देखा कि शक्ति शाश्वत होता है और पदार्थ का विनाश नहीं होता है और प्रत्येक चीज़ में एक गति होती है ना। तो साथियों इन तीन सिद्धांतों के अनुसार स्पेंसर का कहना था कि प्रारंभ में प्रत्येक पदार्थ एक अनिश्चित और संबद्ध समानता की स्थिति में होता है। इन तीनों सिद्धांतों के आधार पे, है ना, इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर स्पेंसर कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ एक अनिश्चित
असंबद्ध समानता की स्थिति में होता है। प्रत्येक पदार्थ किस स्थिति में होता है? अनिश्चित होता है, असंबद्ध होता है और समानता की स्थिति में होता है, प्रत्येक पदार्थ, है ना। अर्थात इसके विभिन्न अंग, अर्थात लिखते चलिएगा आप लोग, अर्थात इसके विभिन्न अंग एक दूसरे से घुले मिले होते हैं, एक दूसरे से घुले मिले होते हैं। और ये इस तरह से घुले मिले होते हैं, इस तरह से घुले मिले होते हैं, इस तरह से घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। एक तो शुरू में बताए थे कि जो पदार्थ शुरुआती अवस्था में होता है उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। आ रही बात है। अर्थात कहने का सेंस क्या है? अर्थात उद्विकास के दौरान में पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ ना, जब डेवलपमेंट उसका होगा तो बीज अनिश्चित है, अभी असंबद्ध है, समानता है। आ रही बातें? असंबद्ध समानता है ना। तो ये बीज जो है जब वृक्ष बन जाता है तो साथियों ये निश्चित हो जाता है, संबद्ध हो जाता है और असमान हो जाता है, अर्थात भिन्न हो जाता है। पेड़ पौधे पत्तियां, बड़ी विभिन्नता इसमें दिखाई देने लगती है ना। जो पहले एक सेल दिखता था वो अब क्या हो गया? कई शाखाएं दिखने लगी, पत्तियां दिखने लगी, तने दिखने लगे, है ना। ये सब चीज़ अलग अलग दिखाई दे, फल दिखने लगा उसमें। आ रही बातें? तो उद्विकास के दौरान ये संभव होता है। उद्विकास के दौरान तो क्या होगा कि इस तरह उद्विकास के दौरान में पदार्थ जो है एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है या असमानता में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा साथियों, इसी प्रक्रिया के द्वारा तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों का निर्माण हुआ। ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर साहब भी कह रहे हैं, तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों का निर्माण हुआ। आ रही बातें समझ में साथियों? भौतिक दुनिया के विभिन्न अंग स्पष्ट हुए, उनके कार्यों का विभाजन हुआ, कौन क्या क्या करेगा। जल और मिट्टी से क्या हुआ? इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा जल और मिट्टी से हरियाली उत्पन्न हुआ। जल और मिट्टी से क्या हुआ? हरियाली उत्पन्न हुआ। इसी भांति दृश्य जगत की बहुत सी वस्तुएं पैदा हुई और नष्ट होती भी चली गईं, अपने स्वरूप में परिवर्तन उनमें होता चला गया। तो इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पे स्पेंसर ने उद्विकास को परिभाषित किया। तो हम उद्विकास की परिभाषा देख लेंगे, उद्विकास की परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा किसकी? उद्विकास की। उद्विकास की परिभाषा देख लेंगे साथियों। क्या हो जाएगा कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है। उद्विकास, इसका मतलब क्या हुआ? पहली लाइन क्या रहा है कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि उद्विकास में समन्वय होता है, यानी दो चीज़ मिल करके एक हो जाते हैं। आ रही बातें समझ में, है ना।
और यानी पदार्थ का समन्वय होता है, और उस उद्विकास क्या है, एक गति है। उद्विकास क्या है, गति है। ये चीज़ समझ में आ गया। जिसके दौरान एक गति है, पदार्थ का समन्वय, उद्विकास क्या है, पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है। जिसके दौरान यानी उद्विकास के दौरान पदार्थ क्या करता है, पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। आ रही बातें साथियों, में बदलता अर्थात हम इसको ऐसे समझ लें कि उद्विकास क्या है, उद्विकास के द्वारा ही क्या होता है साथियों, जो पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये क्या होता है, अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध असमानता यानी भिन्नता में कन्वर्ट होता है। भिन्नता में कन्वर्ट होता है उद्विकास के द्वारा। यानी उद्विकास अनिश्चित को निश्चित में बदल देता है, असंबद्ध को संबंध में बदल देता है, और समानता को भिन्नता में बदलता है, या समानता को असमानता में बदल देता है। ये रहा साथियों उद्विकास को का परिभाषा। ये ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर साहब कहते थे। स्पेंसर के मतानुसार विकास के आरंभ में जो जीव था, ध्यान से समझिएगा, स्पेंसर के अनुसार विकास के आरंभ में जो जीव था उसमें जीवन के अतिरिक्त किसी प्रकार का रूप या आकार नहीं था। यानी शुरुआत अवस्था में क्या था, बहुत ही सरल था। यही तो बात हुआ ना, इसका मतलब। लेकिन धीरे धीरे उसमें रूप उत्पन्न हुआ, फॉर्म साइज उत्पन्न हुआ, और उसी के विकसित रूप में आज हम विभिन्न प्रकार के जीव और वनस्पतियों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अर्थात प्रत्येक जीव अपने विकास की शुरुआती अवस्था में क्या था, सरल था। धीरे धीरे उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, और क्या हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है और भिन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो उद्विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही कालांतर में जीव जगत और वनस्पति जगत एक दूसरे से अलग हो गए हैं। यानी पहले सब जीव एक ही में थे। आप सुने होंगे कि ब्रह्मांड एक, आज पूरे जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, एक मिट्टी का टुकड़ा था, उसी का जो विखंडन हुआ, टूटा, तारा जो था टूटा, फिर उसके बाद इन समस्त जीव जगत सभी का निर्माण हुआ। और कह रहा है कि ये भले आपस में अलग अलग है, सब पेड़ अपना, अब देखिए पेड़ क्या करता है, हमको ऑक्सीजन देता है, और हमसे CO2 क्या करता है, ले लेता है। हमको ऑक्सीजन चाहिए। देखिए हम अब मानव जो है और ये जो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ से मानव तो सदा भिन्न है ना। पहले ये क्या था, एक ऐसा मिट्टी का गोला था, समझिए तारा था। सुपरनोवा तारे के विस्फोट की स्थिति कही जाती है। बिग बैंग थियरी आप पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के सृजन की एक सिद्धांत है, सर्वमान्य थियरी यही माना जाता है, बिग बैंग थियरी। तो उसी में ये बताया गया है। तो पहले ऐसे होता, फिर यहीं से सब निकल करके आते हैं, और जितने हैं सब, और ये सब आपस में क्या होते, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि ये ना रहे तो इनका जीवन संभव नहीं है। इसीलिए देखिए परिस्थिति की हम बोलते हैं, यदि गिद्ध भी देखिए, गिद्ध खत्म हो गए ना, गिद्ध वर्तमान समय में खत्म हो गए, खत्म नहीं हुए, मतलब कहने का सेंस है कि संख्या बहुत कम हो गई, लुप्त प्राय हो गए। तो अब ये हमसे संबंधित हैं, ये पेड़ पौधों से भी ये संबंधित हैं। यानी इनका श्रम अलग है, इनका श्रम अलग है, इनका श्रम अलग है, अर्थात श्रम विभाजन है। ध्यान दीजिएगा, श्रम विभाजन तो है ही है।
किंतु बावजूद इसके इनमें परस्पर क्या है, अंतर निर्भरता है। देखिए आजकल सड़क पे आप जाइए, कहीं कोई कुत्ता, बिल्ली, सरीखे जो भी जीव जंतु हैं एक्सीडेंट में मर जाते हैं, सड़क के किनारे वैसे पड़े रहते हैं और तब तक बदबू आता है जब तक पूरा उनका डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन नहीं हो जाता है। साथियों, पहले के समय में क्या था, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले क्या होता था, आधे घंटे में गिद्ध क्या करते थे, उस कहीं भी इस तरह का मांस पड़ा रहता, कोई मृत जानवर पड़ा रहता था तो बहुत आधे घंटे में, मैं तो बहुत ज़्यादा कह दिया, बहुत कम समय में उनकी घ्राण शक्ति इतनी ज़्यादा थी तो उनको पता चल जाता था कि कहाँ इस तरह की, कहाँ इस तरह से जो है मवेशी मृत पड़ा हुआ है, और जा कर के सफाया कर देते थे, उनका भोजन होता था, साफ कर देते थे, जिससे क्या होता था, अपघटन की प्रक्रिया बहुत कम समय तक रहती थी। फलतः कोई बीमारियाँ, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया वातावरण के साथ मिल करके मानव के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती थी। आ रही बातें समझ में? तो ये देखिए, यानी कि सब एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है, इंटरलिंक्ड है, अंतर संबंधित है, आपस में संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है। यदि गिद्ध नहीं रहेगा तो मानव का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, पेड़ पौधे ना हो तो मानव का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आ रही बातें? तो यहीं पे ये कह रहे हैं कि इस तरह उद्विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप कालांतर में जीव जगत और वनस्पत जगत एक दूसरे से पृथक हो गए। बाद में सब पृथक भले हो गए, यहाँ से टूट के सब अलग अलग हो गए। किंतु धीरे धीरे क्या होने लगा, इनमें आपस में इनमें क्या होता है, अंतर संबंध, अंतर निर्भरता पाई जाती है, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो वनस्पत जगत एक दूसरे से पृथक हो गए और उसी प्रक्रिया के कारण ही मनुष्य जाति का उद्विकास हुआ। बंदर जैसे पशुओं से हो गया, जो उद्विकास था बंदर जैसे पशुओं से हो गया, पशु मानव बना। ध्यान देंगे, जो मानव बना वो पशु से बना है, या समझिएगा, पशुओं से मानव का विकास हुआ है। और अंत में देखा जाए तो इनका सब पहले क्या था, मिट्टी ही तो था। तो पशु मानव बना उद्विकास की प्रक्रिया के कारण ही। पशु, यहाँ ध्यान देंगे, पशु जो है ये मानव बना उद्विकास की प्रक्रिया की वजह से। आदि मानव पढ़े होंगे 6, 7, 8 किताबों में, ऐसे 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 दिखाता किताबों में आदि मानव का चित्र बना करके। चित्र नहीं बना पा रहा हूँ, अलग बात है। तो पशु मानव बना किसकी वजह से, उद्विकास की प्रक्रिया की वजह से। तो स्पेंसर ने प्राकृतिक प्रवरण का जो नियम था, नेचुरल सिलेक्शन, प्रवरण का मतलब साथियों भारी भरकम शब्द दे दिए सब बेवकूफ़ों की तरह से। प्रवरण का मतलब होता है चुनाव, सिलेक्शन। आप जैसे अब चुनते हैं ना, जैसे चुनाव होता है ना कि यहाँ 5 पेन रख दिया जाए तो इसमें आपको चुनना है, तो वैसे चुना जा उसे यही चुनाव का मतलब यहाँ चुनना, प्रवरण, सिलेक्शन। इंग्लिश आप जब देखेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक प्रवरण है ना। तो प्रवरण का अर्थ है चुनाव, है ना। तो स्पेंसर ने प्राकृतिक प्रवरण के नियम को मानव समाज पर भी लागू किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अस्तित्व को बनाने के लिए जो संघर्ष है ना, मनुष्य तथा अन्य जीव, मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणी के बीच तथा स्वयं मनुष्य व मनुष्य के बीच निरंतर चलता रहता है। सारी बातें समझ में? आ रही बातें समझ में साथियों? इस तरह इनका निष्कर्ष क्या निकला कि जो अस्तित्व के लिए संघर्ष जो चलता है, अस्तित्व के लिए है ना, जो संघर्ष आप करते हैं, तो ये संघर्ष देखिए, ये संघर्ष जो है मनुष्य वर्सेस अदर्स यानी अन्य जीव प्राणी, अन्य प्राणी, जीव जंतु, वन भी सोचिए,
मनुष्य वर्सेज मनुष्य में भी होता है, मनुष्य वर्सेज मनुष्य में भी संघर्ष होता है, और प्राणियों के आपस में भी संघर्ष होता है, एक प्राणी का दूसरे प्राणियों का। ये संघर्ष चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। स्वयं मनुष्य मनुष्य के बीच भी निरंतर संघर्ष होता रहता है, और इस संघर्ष में केवल सबसे उपयुक्त या योग्य प्राणी ही जीवित रहते हैं। आप देखिए कंपटीशन देखिए ना, आज प्रतिस्पर्धा है ना, वैकेंसी आती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता की परीक्षा में सोशियोलॉजी का 25-30 पद आता है, 50,000 1 लाख लड़के बैठते हैं। जो योग्य होते हैं उनका चुनाव होता है, अयोग्य वहीं पड़े रह जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी उद्योग विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, इनका कहना स्पेंसर साहब का कि सबसे उपयुक्त या योग्य प्राणी ही जीवित रहते हैं, अयोग्य क्या कर जाते हैं, इस संघर्ष के दौरान क्या होते हैं, मर जाते हैं। T.W. हिल का एक फेवरेट कोटेशन है, बहुत प्रसिद्ध कोटेशन, फेवरेट नहीं सॉरी, बड़ा ही प्रसिद्ध कोटेशन है। T.W. हिल, T.W. हिल कभी काल यही प्रश्न जो है, जो कठिन प्रश्न बनाना रहता है तो यहीं से उठा के 1-2 प्रश्न डाल देंगे जो रिपीट नहीं रहता है, कहीं पूछा नहीं है। तो T.W. हिल ने एक स्टेटमेंट दिया है, या उन्होंने कहा है कि उद्योग विकास की प्रक्रिया को समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। उद्योग विकास की प्रक्रिया को चेतन जगत पर लागू कर, चेतन जगत पर लागू कर स्पेंसर ने योग्यतम के जीवित रहने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। स्पेंसर ने योग्यतम के जीवित रहने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो साथियों देखेंगे, अर्थात T.W. हिल क्या कह रहे हैं, T.W. हिल कह रहे हैं कि जो स्पेंसर सामाजिक उद्योग विकास का सिद्धांत दिया है ना, जो सिद्धांत दिया उद्योग विकास का सिद्धांत जो दिया, तो कह रहे हैं इसके द्वारा हर्बर्ट स्पेंसर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया, योग्यतम के जीवित रहने का सिद्धांत, अर्थात योग्य व्यक्ति ही जीवित रहता है, योग्य व्यक्ति ही क्या रहता है, जीवित रहता है। इस सिद्धांत को क्या कर दिया, उद्योग विकास की प्रक्रिया के द्वारा इस सिद्धांत को क्या किया, प्रस्तुत किया, कि योग्यतम के जीवित रहने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि योग्य व्यक्ति ही समाज में क्या रहता है, जिंदा रहता है। दुर्बल एवं अयोग्य व्यक्ति क्या होते हैं, उनका विनाश हो जाता है, आ रही बातें, खत्म हो जाते हैं। ऐसा T.W. हिल कहते हैं कि स्पेंसर ने उद्योग विकास की प्रक्रिया को चेतन जगत पर लागू कर योग्यतम के जीवित रहने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये ध्यान देंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसका स्टेटमेंट है कि उद्योग विकास की प्रक्रिया को चेतन जगत पर लागू कर स्पेंसर ने योग्यतम के जीवित रहने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो T.W. हिल्स का स्टेटमेंट है। आ रही बातें, स्पेंसर साहब का कहना था कि चेतन जगत में अस्तित्व की रक्षा के लिए जीवित प्राणियों में निरंतर संघर्ष होता है। आप पीछे देख लिए थे, जीवित प्राणियों की अलग अलग जातियां होती है, एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीव का आहार होता है। एक कह रहा है कि एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीव का आहार होता है। देख लीजिए, टिड्डा जो घास को खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। देख रहे हैं ना, खाद्य श्रृंखला, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की बात कह रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला की जो बात आती है, खाद्य श्रृंखला की फूड चेन की बात आती है। आ रही बातें साथियों। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और समझ सकते हैं हम कि इस प्रकार प्राकृतिक नियमानुसार देखा जाए तो केवल वही जीव जीवित रह सकते हैं जिनमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने की शक्ति है, पावर है। जिसके पास शक्ति है, जो संघर्ष कर सकता है, वही जिंदा रहेगा। इसके अलावा प्रकृति यह मांग करती है, ध्यान से समझिएगा, एक तो यह जो शक्तिशाली है वो जिंदा रहेगा। इसके अलावा प्रकृति एक और मांग करती है, इसके अलावा प्रकृति एक मांग करती है, एक मांग
करती है कि प्रत्येक जीव अपना अनुकूलन प्रकृति के साथ करे, करती है कि प्रत्येक जीव प्रकृति के साथ अपना अनुकूलन करे, प्रकृति के साथ अपना अनुकूलन करे। आ रही बात साथियों? जो प्राणी अपने कुछ दोषों के कारण प्रकृति के साथ सफलतापूर्वक अनुकूलन साथियों नहीं कर पाते हैं, प्रकृति उन्हें मार डालने के लिए चुन लेती है तथा प्राकृतिक नियम के अनुसार उनका अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार स्पेंसर ने भी प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया और उसको मानव समाज पे लागू किया, और इसी तरह से समाज में सरवाइव करने के लिए उसने क्या किया? सारी चीज़ों को यथावत उठा करके समाज पर रख दिया। आ रही बातें समझ में? तो साथियों, ये था सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत था टेक्स्ट बुक का, वो हर्बर्ट स्पेंसर साहब का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। अब देखेंगे साथियों, अगला टॉपिक हम देखेंगे कि स्पेंसर साहब जो है, अगला टॉपिक ये रहेगा मेरा अगले वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको यहीं पे मैं रोक देता हूँ, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में रहेगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के 2 उद्विकासी अवस्थाओं का जिक्र किया है ना, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। 2 उद्विकासी अवस्था, एक है मिलिटेंट सोसाइटी जिसे बोलते हैं, मिलिटेंट सोसाइटी बोलते हैं, है ना, अर्थात सैनिक समाज जिसे बोलते हैं, सैनिक समाज बोलते हैं। और दूसरा क्या है? औद्योगिक समाज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी औद्योगिक समाज है। आ रही बातें साथियों? तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने राय देना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।